आज के टाइम में कोई फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, तो मैं आपकी अगर बात करूँ तो जैसे आपने कहा पेन पेपर्स मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो उसको कौन कौन से कहते हैं इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से कैमरास लेने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? एंड स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे और आपके मैजिकल वर्क को भी मुझे जहाँ तक लगता है लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, तो किस टाइप के चैलेंजेस है? लाइक पेमेंट वगैरह को भी लेके कुछ इश्यूज आते होंगे, भी आपके पास काम बहुत ज्यादा है, कभी कभी तो काम ही नहीं। एंड सर, अगर आप किसी तस्वीर के लिए, किसी फोटोग्राफ के लिए याद किए जाए तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसको फेस करना चाहोगे? आफ्टर कोविड आपने जीरो से स्टार्ट किया, फिर से शुरू। अगर आपके पास कैमरा नहीं होता, कोई फेम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, तो आज सोएपन क्या होते? एक गली थी जिसमें मैं शूट कर रहा था, 3-4 गली छोड़ के बजरंगी भाईजान भी उसी टाइम पे शूट हो रही। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। कहते हैं ना कि फोटोग्राफ्स तो हर कोई क्लिक कर लेता है, बट कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो इतने बेहतरीन मोमेंट्स को कैप्चर कर देते हैं जो आपके मन में बस जाते हैं एंड आप उसे कभी भूल नहीं पाते हो। तो हमारे साथ ना ही आज सिर्फ एक बेहतरीन फोटोग्राफर है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से देखा है। जोएब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। तो जोएब जी, आज सिर्फ हम पिक्चर्स की बात नहीं करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द मैन बिहाइंड द लेंस। ओके, तो व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपको दुनिया को देखने का नजरिया पूरा अलग है? कैमरा जब मैं बस 7 साल का था, सो 7 years। 7 years, ओके। तब आई रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम मेरा एनकाउंटर कैमरे से हुआ था एंड दैट टू आई गॉट वेरी फैसिनेटेड। बहुत ज्यादा फैसिनेशन लेवल का प्यार हो गया था मुझे। धीरे धीरे बड़े होते गए। उस जमाने में इतना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी। कैमरेस कैसे थे सर? उस टाइम पर रोल के कैमरे आते थे। सो रोल के कैमरे, मेरे कजिन थे जो एक ओलंपस का कैमरा लाए थे जर्मनी से, तो मुझे आज भी याद है। सो दैट वाज, आई वाज इन हाई स्कूल एट दैट टाइम। सो तब वो रोल वाला कैमरा था, उन्होंने देखा था एंड मैं कुछ ट्राई किया था फोटोज खींचने की। कुछ समझ में आता नहीं था ऑब्वियसली, वो दे डिडंट कम आउट वेल, बट हाँ ये था कि करना यही है मुझे। सो तब से मेरा रुझान फोटोग्राफी की तरफ हो गया। एंड देन फैशन मैगजीन्स, अब नए नए फैशन शोज आने लगे इंडिया में, जैसे ग्लैड रैग्स। तो पहले ग्लैड रैग्स को मॉडल जैसे हम सब जानते हैं जॉन अब्राहम थे। सो फैशन वर्ल्ड जब इंडिया में आना शुरू हुआ, जब मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड सब हमारे कंट्री से बन रहे थे। सो या मी एट दैट, जब माय जनरेशन, अब आज जितने भी फोटोग्राफर, जितने मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम सब में कॉमन चीज वही है, वो एरा जो हमें जोड़ता है, जब फैशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। तो इसके लिए आपने प्रोफेशनली कोई कोर्स किया? नहीं, मैंने खुद सीखा है, मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं। तो सारी चीजें आपने खुद से सीखी? जी। तो किस एज में आपने प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया? मैंने फोटोग्राफी आफ्टर माय MBA प्रॉपरली मैंने फोटोग्राफी में शुरुआत की एंड बाय दैट टाइम आई वाज समवेयर अराउंड इन माय अर्ली 20s। सो उस टाइम में मैंने अपनी फोटोग्राफी का काम शुरू किया। MBA करने के बाद फोटोग्राफी, जी। ये कॉलिंग था, ये डिसीजन, मतलब किसी प्रेशर ने आपने किया या आपका पैशन था? पैशन था। MBA मैंने अपने फादर के लिए किया। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। तो उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने कभी किसी से रोका नहीं मुझे। उन्होंने कहा था एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ही करें, आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, ताकि आप जब दुनिया में अपना कदम रखें तो आपको बेहतर तरीके से पता हो कि आपको बिजनेस भी करना, तो एटलीस्ट नॉलेज तो होगी कि शुरुआत कहाँ से करना है। एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन इज द की, क्योंकि इससे कहते हैं ना कि नेटवर्किंग भी आपका अच्छा बनता है। ओके, तो MBA करने के बाद आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ब्रेक कब मिला आपको? फर्स्ट ब्रेक जब मैं दिल्ली आया था, तो मेरे एक दोस्त हैं कुमर अजहर अयूब खान। ओके। उन्होंने मुझे एक उनके कॉलेज का एक इवेंट था, तो उन्होंने मुझे वो अपना एक इवेंट का कैंप, मतलब पोस्टर शूट करने के लिए बुलाया। क्योंकि तो आपने कॉलेज से स्टार्ट? जी, नोएडा में MIT कॉलेज की मैंने किया था। वो उनके प्राइवेट इवेंट था स्टूडेंट्स का। सो वहाँ से वो बड़ा अच्छा गया, लोगों को बड़ा पसंद आया, थैंक्स टू अजहर की उन्होंने, उनसे आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो जी। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और करते करते फिर मैं दिल्ली में इवेंट्स से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, बट मुझे इवेंट्स नहीं करना था, मुझे फैशन करना था। फिर वहीं से धीरे धीरे हमको फैशन के भी, मैं टेस्ट शूट, कॉन्सेप्ट शूट तब करते थे। तब इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इतने कैमरास की, मतलब तब इतने अच्छे हाई एंड कैमरास भी नहीं हमारे पास अवेलेबल थे।
और पैसे भी नहीं होते थे कि रेंट कहाँ से करें। तो खुद धीरे धीरे बस हाँ ये था कि फोटोग्राफी इस इंडस्ट्री का सिर्फ एक रूल है, यू नीड टू हैंग इन देयर। बस डटे रहो, रुके रहो, धीरे 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 आपका जब पैशन या फिर आपकी कोई जो चाह होती है, मेरे लिए फोटोग्राफी मेरा पैशन है। मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ, मैं एक बिजनेसमैन, मैं अपना प्रोडक्शन हाउस रन करता हूँ, मेरे पास मेरी पूरी टीम है काम करने के लिए। मैं मगर जो भी कैंपेन्स मैं खुद शूट करता हूँ, मैं आज भी वो प्योरली आउट ऑफ पैशन ही करता हूँ एंड नेवर लुक एट द मनी पार्ट। ग्रेट। So my money part takes care of my business partner Rose Anthony. तो नॉर्मली अगर फोटोग्राफी की बात करें तो आज भी फोटोग्राफर का मतलब लोग बहुत ज्यादा नहीं समझते, इसे प्रोफेशनली नहीं लेते हैं। तो जब घर में आपने कहा था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है आफ्टर एमबीए, तो क्या रिएक्शन था? पापा हैज टेकन अ बैक कि यार why this, because वो डॉक्टर थे, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं एंड आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्टडीज इन स्कूल। सो आम बच्चों की तरह थोड़ा शैतान था, बट क्रिएटिवली मुझे फिल्में बहुत पसंद थी। मैं बचपन में की फिल्म? सब तरह की, मैं सारी ईच एंड एवरी फिल्म, मैं हर फिल्म देखता था। मुझे सिनेमा से बेइंतहा प्यार है। ऐसा तो नहीं कि उस टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी कि क्या पिक्चर क्वालिटी है, कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है? तब तक तो यहाँ पे नहीं पहुंचे थे ऑनेस्टली, क्योंकि तब तक तो सिर्फ हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, जब वेरी किसी को नहीं थी। और जिस टाइम जोन की मैं बता रहा हूँ आपको, अर्ली 2000s में, तब हम लोग के लिए तब इंटरनेट नहीं था, तब इस तरह की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तब यूट्यूब के आप जैसे लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे, फिर यहाँ पे हम जैसे फोटोग्राफर को कहानी बताया और हम सीखे अच्छा यहाँ से करना है, वो सब चीजें नहीं थी। तो वही जो हमारे माध्यम थे वो थे मैगजीन्स थी, थोड़े बहुत इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स थे, उनके ब्लॉग्स आ जाते थे। तो उन्हीं को देख देख के हम लोगों ने जितना भी सीखा, एंड देन बाकी प्रैक्टिस। फिर हमने जिस तरह से शुरुआत करी, जिस तरह मैंने शुरुआत करी, मैं एक्चुअली में मैनुअल्स पढ़ता था कैमरास के, और फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके तब पता चला अच्छा शटर ऐसे काम करता है, अपर्चर ये होता है, और आईएसओ कैसे काम करता है, ये ट्रायंगल का ही सारा खेल है। एंड देन दिस इज द फोटोग्राफी बेस्ड ऑन फोटोग्राफी से बेसिकली लाइटिंग और अपने कैमरा एक आपका एक डिवाइस है, मेरा जो मानना है, जो आपकी इमेजिनेशन को बाहर ला सकता है। राइट। वेरी सिंपल। फोटोग्राफर क्या होता है, फोटोग्राफर कभी कैमरे का मोहताज नहीं होता। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ज्यादातर शूट के टाइम पे मैं कैमरे पे नहीं होता, मेरे बड़ी फोटोग्राफर, असिस्टेंट फोटोग्राफर जितने भी हैं वो सब कैमरे पे होते हैं। मैं पर्सनली फ्रेम सेट कर रहा होता हूँ, लाइट सेट कर रहा होता हूँ, मूड देख रहा होता हूँ कैसा बने, जो मैंने सोचा है। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, और वो प्रोडक्ट एक कपड़ा है, गारमेंट्स, राइट। तो मेरा फोकस होगा क्या मैं अपने गारमेंट हाईलाइट हो रहा है, क्या वो डिटेल आ रही, वो ब्यूटी, वो लाइटिंग, क्या वो देखने में आकर्षित लग रहा है। और आप हर काम करने से पहले जाहिर सी बात दिमाग में अपने पहले मूड बोर्ड बनाते हैं, फिर आप उसको पेन और पेपर पे उतारते हैं, तब जाके कहीं शूट। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हो कि कैमरा का बेसिकली काम ये है कि जो भी चीजें उसके सामने दिखेगी वो कैप्चर कर सकता है, बट उसको दिखाना क्या है ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि कौन से एंगल से लेने, प्रॉपर लाइट्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वे आउट आ रहा है ये नहीं। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कुछ मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करें। बहुत सारे शूट ऐसे, जैसे कि मेरी सबसे फेवरेट जो मुझे शूट करना पसंद है वो है आउटडोर शूट। आउटडोर्स मुझे शुरुआत ही मैंने सन का मूवमेंट के साथ करी। तब मुझे पता नहीं था कि टर्म इसे गोल्डन आवर कहते हैं, पर मुझे इतना पता था कि सुबह सुबह फोटो खींचे को बड़ी अच्छी आती है। सन जो है एक डायरेक्शन से निकलता है, लाइट सर पे नहीं होती, साइड से आई होती है, बट एग्जैक्ट क्या कहते हैं ये नहीं, क्या कहते हैं वो नहीं पता था। सो आउटडोर करते करते तब थोड़ा समझ में आ गया कि हाथ से शैडोज बनती हैं, ब्लर कैसे होता है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फील्ड। प्रैक्टिस करते करते आए। चैलेंजेस आज भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं। हर दिन हर एक चीज एक चैलेंजिंग होती है। अगर आपको जिस दिन लगे आपको सब आता है तो उस दिन आप किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई नया कैमरा आएगा या कोई नई लाइटिंग भी आएगी, तो आपको नई लाइटिंग को इस्तेमाल करने में, जैसे पहले आजकल मैं कांस्टेंट लाइट और फ्लैश लाइट दोनों मिला के शूट करता हूँ। ठीक है। सो जनरली फोटोग्राफर्स फ्लैश लाइट यूज करते हैं, स्पीड लाइट। मैं कांस्टेंट लाइट और स्पीड लाइट मिला के शूट करता हूँ। सो जनरली हर बार ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा आता है, शुरू में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये दो लाइट मिला के भी बढ़िया शूट किया जा सकता है। जहाँ पे कुछ चीजें कांस्टेंट लाइट से ज्यादा बेहतर निकलती हैं, कुछ चीजें होती हैं तो फिर फ्लैश लाइट्स मिलते हैं। कभी आप मिला दो
तो आपका, और आपको पता है कि एग्जैक्ट इसका यूसेज सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, या मुझे बैकग्राउंड फिल करना है, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग वट एवर इट्स रिक्वायरमेंट इज, अगर आपको यूज करना आ गया तो आप फिर सीख जाते हो, फिर वो चैलेंज खत्म हो जाता है। सो वन टिक कि हाँ भाई एक चैलेंज ओवरकम हो गया। जी, तो सारी चीजों पे अलग-अलग तरीके से चेक करना पड़ता होगा। सब चीजों पे इन डिटेल चेक करना होता है, क्योंकि ओके। एक भी गलती पे इसमें आप उस वक्त जो किसी ब्रांड की शूट कर रहे हैं, हुँ, सो ब्रांड की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ हुँ, उनकी भी विजन्स होते हैं। हुँ, सो हमें पहले वो समझना पड़ता है, फिर अपना क्रिएटिविटी, अपना विजन लगा के उनको उससे भी ऊपर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और जितना आप खींच सकते हैं उससे ऊपर खींच के आप उसे देते हैं। क्वालिटी हो, लाइटिंग अच्छी, प्रोडक्ट अच्छी तरह से हाईलाइट हो, या फैशन शूट कर रहे हैं तो मॉडल के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। फोटोग्राफर्स जनरली क्या करते हैं कि पहले चैलेंज आता था कि आप मॉडल, यार मॉडल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, वो को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट लोग ये भूल जाते हैं कि ये फोटोग्राफर का काम होता है। whenever you get on a set with a model, आपको उसके साथ एक दोस्ती करनी होगी, उसको आपको समझाना होता है क्या चाहिए, उसे आपको कंफर्टेबल कराना होता है, क्योंकि है। आप ही सब करता धरता, एक छोटा होकर ही करता धरता होता है, पूरे शूट से करता। जी। कैसे शूट होगा, कैसे लोग खुश रहें, मेरे हमेशा एक मोटिव रहता है कि मेरे सेट पे सब खुश रहें, जी। मैं सबका ख्याल रखूं, किसी को किसी चीज की कमी ना हो, और कंफर्टेबली विदाउट एनी हैसल। तो इसलिए हमारा प्री प्रोडक्शन जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं, मेरी टीम हर चीज से ख्याल रखते हैं कि हमारे सेट पे किसी भी, ना इवन क्लाइंट और इवन द स्पॉट बॉय, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उससे क्या होता है, काम बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा निकलता है, एंड आपको उसी वक्त पता चलता है कि इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतरीन बनने वाला है। बिकॉज तब क्लाइंट भी कॉन्फिडेंट होता है, आपका मॉडल भी आपके साथ जेलअप कर चुका होता है, वो आपकी बाइक पकड़ ले, जितना आप बताते जाओगे, और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ से करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब कभी सामने वाले से बात करें, क्योंकि उस मॉडल को बहुत लोग देख रहे होते हैं, राइट। उसके ऊपर ही प्रेशर होता है। तो आप उससे कुछ ऐसा मत बोलिए मॉडल्स को, आपको मॉडल्स के रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो करना आसान नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मॉडल को कंफर्टेबल पहले करवाना फोटोग्राफर का काम है, जो टीम मेंबर। जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि मैं टीवी में ऐसे कई शोज भी देखती थी, मॉडल्स के जो शोज आते थे, तो कई बार फोटो शूट होता था तो मॉडल्स अनकंफर्टेबल हो जाते थे, प्रॉपर मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो जैसे आपने कहा कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे जो चैलेंजेस आपके सामने आए, किस टाइप के चैलेंजेस आए? कभी कभी जैसे कि चैलेंज आता है मॉडल का परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कभी कभी चैलेंजेस आता है जो हमने प्रोडक्ट देखा, या फिर कोई शूट कर रहे हैं, को कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, वहां पे चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं। फिटिंग के ऊपर कभी चैलेंज आ गया, कभी प्रॉप्स जो हमने सोचे थे वो प्रॉपर तरीके से वैसे नहीं आए, जो मून पोर्ट के हिसाब से थे। देन कभी कभी सेट पे इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं, फिर आपको उनका रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी, या फिर उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है जल्दी जल्दी। सो इस तरह के बहुत सारे चैलेंज आते हैं। हमारे कोई इसमें कोई सेट नहीं है पैटर्न की, प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। कभी भी टेक्निकल इश्यूज भी टेक्निकल इशू आ सकते हैं, मॉडल के साथ इशू आता है, कभी कभी ऐसा होता है मॉडल लेट हो जाते हैं, कॉल टाइम से डिले हो जाते हैं। जनरली कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट हो जाता है। हम कभी लेट हो जाते हैं, कभी कभी ट्रैफिक फंस गया, और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हमें उस टाइम के अंदर शूट करना, तो प्रेशर डबल हो जाता है, और हमें परफॉर्म भी करना होता है। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यू नीड टू कीप योर माइंड वेरी काम। हाँ, उस जो ऐसा इरिटेट नहीं हो सकते, क्योंकि आप इरिटेट होंगे तो लाइक मॉडल के भी चेहरे पे प्रेशर आ जाएगा और वो परफॉर्मेंस उसका शायद जीरो हो जाए। बिल्कुल। देखिए, एक लीडर होता है फटाफट, मेरा मानना है, या फिर एक डायरेक्टर, वो सब चीजें देखता है, उसको ही देख के सब लोग लुकअप करते हैं। डजंट मैटर आपको कितनी प्रॉब्लम क्लाइंट दे रहा हो या कोई इश्यूज हो, लेकिन वो आप तक ही रहे, वो बाहर दूसरों पे ना आए, क्योंकि दे डोंट डिजर्व इट। राइट, दे डोंट डिजर्व इट। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर है, तो वो अपने जूनियर्स पे वो ट्रांसफर कर देते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, अब तुम झेलते रहो, मैं तो फ्री हो गया इससे। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं अपनी टीम से खुल के बात कर सकता हूँ, गाइस ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई एम ब्लेस्ड विद सच अ ब्यूटीफुल टीम। मेरे सीनियर डीओपी आदित्य कुमार साहब वो हैं, देन माय बिजनेस पार्टनर रोजा अंजलि, हमारे लाइन प्रोड्यूसर कबीर, एंड हमारे रेंटल पार्टनर रंजीत भाई। ये हमारी पूरी टीम है। जैसे कि हमारे रेंटिंग पार्टनर उनके बारे में बताऊंगा आपको, रंजीत भाई के बारे में। इक्विपमेंट्स में हमें कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज मेरे, स्पेशली मेरे शूट में हर चीज डबल ट्रिपल बार चेक करा के भेजते हैं। और कभी कभी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे कोई चीज इक्विपमेंट है वो पूरे शहर में नहीं मिल रहा है, माय टीम, रंजीत भाई को अगर मुझे बोलना होता है, एंड ही मेक श्योर कि वो कैसे भी आए,
वो चीज वो हमारे लिए अरेंज कराते हैं। सो एक टीम का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे लाइन प्रोड्यूसर का काम कोई आसान काम नहीं होता है। सो कबीर जो हमारा है वो कोई अगर लोकेशन करानी है, सो दे आर सो हार्ड वर्किंग। अर्ली मॉर्निंग अगर सपोज करिए 5 बजे शूट है, वो रात को 1 या 2 बजे से अपने सारा काम कराना शुरू कर देते हैं। तो उनका तो राउंड द क्लॉक काम चलता है उनको। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है वो 2-2 दिन 3-3 दिन हमारे शूट के चक्कर में सो नहीं पाते। काफी डिफिकल्ट जॉब है ये। बहुत डिफिकल्ट जॉब है। लाइन प्रोड्यूसर का काम इतना आसान नहीं है। सो इट्स नॉट ओनली मी एज अ फोटोग्राफर, हर एक बंदा जो डीओपी भी होते हैं उनका भी बहुत काम डिफिकल्ट होता है। उनको भी 10 डॉक्यूमेंट पढ़ के चीजें समझ के तब जाके वो शूट होता है। सो लोगों को ये जानना जरूरी है। कहते हैं ना आप बस एक फोटो शूट कर देना, वो जनरली जब बिगनर लेवल पे होता है आपको सुनने को बहुत मिलता है। जब आप एक पोजीशन पे आते हो तब आप ये चीजें थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो जैसे आपने कहा कि पूरी टीम काम कर रही, तो कहीं भी आपको जैसे कि क्लाइंट्स बुलाते होंगे तो आप पूरी टीम के साथ जाते होंगे। अब सुन जीने की जरूरत होती है, सब जाते हैं साथ में। एंड स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे, और आपके मैजिकल वर्क को भी मुझे जहाँ तक लगता है लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। तो किस टाइप के चैलेंजेस है, लाइक पेमेंट वगैरह को भी लेके कुछ इश्यूज आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। देखिए जब आप बिजनेस करने बैठते हैं, आप फोटोग्राफर हैं, जी हाँ। आपको एक चीज पता होती है जो है क्रिएटिविटी में बड़ी अच्छी फोटो दे सकता है। लेकिन कहते नहीं सही जगह पे सही इंसान के साथ होते तो आपकी वैल्यू होती है। राइट। जब आप मार्केट में उतरते हैं, मैं तो थैंक यू तो उनको भी बोलूंगा जिन्होंने वैल्यू नहीं करी, क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली क्यों और किस वजह से, कि शायद मैं गलत जगह पे गलत टाइम पे गलत इंसान के साथ डील कर रहा था। मेरे बहुत से ऐसे भी क्लाइंट जो 10-10 साल से हैं और उनके साथ मैं बहुत खुशी खुशी हमने डे वन से जुड़े आज तक काम अच्छा। और फॉर एग्जाम्पल एक मेरा रिसेंट ब्रांड है अर्सिया, वो क्लाइंट हमारे बहुत ही फैमिली की तरह भी हैं एंड उनका किड्स ब्रांड है। उनके साथ हम शूट करें, एक दिन भी 1 रुपए की कभी कोई पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आई। पेमेंट की प्रॉब्लम तब आती है जब आप सामने वाले को ठीक से कन्वे नहीं करते कि आपका पेमेंट प्रोसीजर है क्या, आपका कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं होता है। तो लोग जाहिर सी बात है चीजों को टालेंगे। आप जो कह रहे हैं, जो क्लाइंट मांग रहा है, क्या आप उसे 100% डिलीवर कर रहे हैं? ये गलती हर बार क्लाइंट की ही नहीं थी कि वो पेमेंट देने से मना कर रहा है। आपने अगर उसको उसकी रिक्वायर्ड चीज नहीं दी तो क्या आपको पेमेंट करेगा? आपसे सवाल करेगा कि भाई आपने मेरी जो हमने आपसे मांगा था आपको वो चीज क्यों नहीं दी, तो आपको किस बात का पेमेंट है? राइट। इसीलिए पहली प्री प्रोडक्शन, मूड बोर्ड, सेटिंग, स्टोरी लाइन, हर चीज प्री प्रोडक्शन इसलिए बहुत स्ट्रांग होता है ताकि ये पेमेंट जैसे इश्यूज होते हैं ये ना। तो पेमेंट के इशू को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है टू हैव 100% क्लैरिटी ऑन व्हाट यू आर डूइंग बिफोर द शूट। यू एंड योर क्लाइंट शुड नो इट राइट। वेरी क्लियरली, ताकि बाद में कोई हासिल ना हो कि सर ये होगा और सर ये नहीं हो पाएगा। ये मैं आप पहले ही क्लियर कर दो। अब देयर इज नथिंग सच एज मी कि देखेंगे कि हो जाएगा, देखेंगे फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्लाइंट आप पर टूट जाता है। मुझे लगता है कि जो क्लाइंट, ऐसा नहीं कि मेरे सारे क्लाइंट कभी 100% हैप्पी रहे हैं। मैंने भी कभी शुरू में जब मैं काम करता था मुझसे भी बहुत सारी गलतियों में, हम सब अपनी गलतियां करके सीखते हैं। बट मैंने एक चीज सीखी अपने फादर से कि एवरी मैन मेक्स अ मिस्टेक बट ओनली फूल्स रिपीट दैट। तो सर आपने अभी तक किस किस ब्रांड के साथ काम किया है? मैंने इस साल लेके तो अभी मैंने हनीवेल और अर्सिया एंड रिवोल्ट, मैकडोनल्ड्स, लेंसकार्ट, एक्वालेंस एंड बहुत मिली स्टैडेक्स एंड बोट, प्ले एंड इसी तरह इस साल की मैं कुछ याद कर रहा हूँ ब्रांड जो म्यूजिक चले। सो या सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉस्मेटिक ब्रांड्स की हम लोगों ने किया है। सारे बड़े ब्रांड आपने कवर कर लिए। और मैं हर फील्ड का मैंने कम से कम तो टॉप 2 ब्रांड्स तो मैंने हर फील्ड दूसरों के लिए कुछ छोड़ा है आपने? नहीं, मैं कोशिश तो ये करते हैं कि भाई उनके साथ लगे रहें, काम करते रहें। बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी, तो दूसरों के लिए छोड़ा क्या, अभी तो कम ही मिला है मेरे हिसाब से। अभी तो बहुत सारे मैंने पहले ही बोला था कि आज हमारे साथ सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं बैठे हैं, एक ऐसे इंसान बैठे हैं जो दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, और ये चीज हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इनसे बातचीत के दौरान में। तो सोया जी थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो
लोगों को सक्सेस बहुत इजीली दिखती है कि आज ये बंदा बहुत सक्सेस है, बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, बहुत सारे क्लाइंट्स है, लेकिन उसके पीछे की टूटी हुई कहानी वो कोई नहीं जानता कि वहां तक पहुंचा कैसे, क्या स्ट्रगल्स है उसकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको मन किया कि अब गिव अप कर दूं, या कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको अंदर तक ब्रेक कर दिया हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। हम्म, हाँ, एक कज़न है हमारे, शकील खान। जी। उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा। छोटे हैं हमसे, भाई हैं हमारे। जब मैं टूटता था इस इंडस्ट्री में, कि लगता था अब नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ उसे ही फ़ोन करके बड़ा रोता था कि यार शकील कुछ नहीं हो पा रहा है, ये वो। तो मुझे बोलता था कि भाई आप बस यूं, जैसे मैंने आपका ना, हैंग ऑन, हैंग इन देयर, बस डटे रहो, वक्त आएगा। अगर अब गिव अप कर दिया तो इतने साल की मेहनत से बेकार हो गई। सो हाँ, बिल्कुल आता, जब कभी जेब में पैसे खत्म हो जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप, हमारी इंडस्ट्री में होता है कि आपके पास बहुत सारा कभी पैसा है और फिर एकदम 500 रुपए की भी आप मोहताज हो जाते हो, कि ऐसा नहीं, क्यों खर्चे आपको मैनेज कर नहीं पाते हैं, कभी कोई भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास काम बहुत ज्यादा है, कभी 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 तो काम ही नहीं है, हम्म, कभी कभी तो काम ही नहीं। मैं बॉम्बे में था कोरोना से पहले। मैं बॉम्बे रिसेंटली शिफ्ट किया था, साल 1.5 साल ही हुआ था। जी। सो मैं अच्छा लोगों से कनेक्ट बना लिए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये था कि हाँ, मेरा भी डेब्यू होने वाला था एज एन डायरेक्टर। कोरोना हैपन तो फिर उसके बाद जितने भी सारे प्रोजेक्ट थे वो शेल्फ हो गए, और आपके बाद, उसके बाद तो अभी ये समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया, तो सब जिंदगी और दुनिया पूरी रिस्टार्ट होगा। मेरा मानना ये है कि फेलियर से पहले तो मैं थोड़ा डरता था, लेकिन अब थोड़ा खौफ खत्म हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर आपको उस्ताद कोई मिल नहीं सकता। जब तक आप बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, चोटें नहीं खाएंगे, तकलीफें नहीं झेलेंगे, बिना पैसे के कैसे रहते हैं, अपने आप मुश्किल और अपने हालात बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी से मदद मांगे, खुद मैनेज अगर आप करना सीख गए, तो आपको फिर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप तब, आपकी ईमानदारी भी बरकरार रहेगी, तब आपकी मेहनत ही बरकरार रहेगी, तब आपकी हिम्मत ही बनेगी। और जाहिर सी बात है, there are always friends and family to support. As I said, Shakil always supported me. No one was there. Shakil was always there for me. तो मुंबई, कोरोना के बाद में आप मुंबई से वापस आ गए? कोरोना के बाद में वापस आके वो भी लखनऊ गया, अपने होम टाउन। ओके। तो फिर मैं वहाँ रहा लखनऊ में। बट हाँ, ये भी था कि उसके बाद मुझे सब कुछ खत्म हो गया था, एक पैटर्न पे चल रहे थे। फिर सोचने का मौका मिला कि अब दुनिया का नया तरह से आगाज हो रहा है, नया रिस्टार्ट हो रहा है। फिर हमने भी उसके अंदर उतरे कर धीरे धीरे किया। फिर यकीन मानिए कि इस बार जो किया है, फिर से कोरोना के बाद से जीरो से शुरू किया है। ओके, आफ्टर कोविड आपने जीरो से सब स्टार्ट किया? फिर से शुरू किया। ओके। मैं ही नहीं, बहुत सारे फोटोग्राफर और हमारे फील्ड के लोग हैं, बहुत से, जिनके पास हिम्मत बरकरार रह गई थी, जिनको अपने काम से कहते नहीं बेइंतहा मोहब्बत थी। मुझे ऐसे नहीं, मैं कुछ और कर नहीं सकता पूजा जी, लेकिन मैं और कुछ करना नहीं सकता, क्योंकि इससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत। राइट, इसलिए मैंने पूछा कि आफ्टर एमबीए आपने ये फील्ड सेलेक्ट किया, तो डिसीजन था ही क्या? नहीं, मैं यही करना चाहता था। बीइंग एन एमबीए ग्रेजुएट, तो जाहिर सी बात है, नाउ आई कैन गेट अ गुड जॉब। बहुत सारे ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शन, मैं आज भी बहुत अच्छी जॉब कर सकता हूँ। आई कैन स्टार्ट अनदर बिजनेस एज वेल। आई हैव दैट थिंग इन मी, बट 10 जगह भरना वो चीज मुझे पसंद नहीं। बेहतर हुआ कि आपने जो आपका पैशन है, जिस काम में कहते हैं आपको मजा आता है, बिल्कुल, तो आप वो उसमें आपको पूरा डेडिकेट करोगी खुद को। डेडिकेट करो। ओके। पैसे के इतने कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट कभी मैंने अपने करियर में पैसे को इतनी अहमियत दी नहीं। हाँ, जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके ये जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे आते हैं। Right. चीजें, आपकी ये फोटोग्राफी का शौक बहुत महंगा है। बट अगर आप यही सोच लोगे कि, अगर एक चैलेंज की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज होता है इक्विपमेंट है नहीं, शूट कहाँ से करोगे? राइट। तो चलो थोड़ा सा ना हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये करते हैं कि लाइट आज के टाइम में कोई फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, तो मैं आपकी अगर बात करूँ, तो जैसे आपने कहा पेन पेपर्स मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो उसको कौन कौन से कहते हैं इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से कैमरास लेने चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि आप पैसे लगाएं, या गुड रेंटल कंपनीज, रेंट एंड शूट मीडिया जैसे, जिनके बारे में बताया रंजीत, पहले तो वेंडर ही थे, अब तो मेरे एकदम फैमिली के जैसे ही हैं। सो वो लोग भी, उन जैसे लोग भी हैं जो आपको इक्विपमेंट रेंटल पे देते हैं। ऑल यू नीड टू सबमिट योर आईडीज एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन रेंट इट फ्रॉम देयर।
आप रेंटल पे सीखिए, ज्यादा महंगा नहीं होता है रेंटल। नहीं, ये तो कहते हैं लोग काफी कॉस्टली पड़ता नहीं, है। रेंटल इतना महंगा नहीं होता। आपको पूरा सेटअप होना चाहिए। आपको एक कैमरा, एक लेंस, एक दो लेंस, जरूरत की एक आधा छोटी लाइट, आप छोटे छोटे से शूट करिए। सी ऑलवेज टेक बेबी स्टेप्स। आपको पहले आप खाली कैमरा तो समझ लीजिए कैसे काम करता है, उसको बिना लाइट के पूरा एक्सप्लोर कर लो। नेचुरल लाइट, सन से अच्छा लाइट सोर्स कुछ नहीं, जी। फ्री का है वो तो भगवान ने हमको दिया है, उसी लाइट सोर्स इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आउटडोर में उससे अच्छी क्या ही, मतलब उससे बेहतर लाइट क्या ही होगी। बिल्कुल। और आप शाम को निकलिए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, गोल्डन आवर, शाम का, अर्ली मॉर्निंग का। ये दो वक्त होते हैं कि इवन फॉर वर्किंग पीपल आई वुड से ये दो मोमेंट होते हैं जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जो प्रोफेशनली नहीं करना चाहते हैं या पैशन भी करना चाहते हैं, और आपको लाइटिंग और इन सब चीज़ों के बारे में सीखना है, तो सबसे पहले सूर्य देवता को आप देखिए, फॉलो करिए कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ मूवमेंट करते हैं, और क्या क्या अपनी शैडो से, अपनी रोशनी से वो कैसे कैसे दुनिया को शेप देते हैं। पहले आप नेचर के मूवमेंट्स को आप समझो, उसे ये कैप्चर करो, उसके बाद आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। एग्जैक्टली अब नेचर को फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी लाइट लगा के आपने आप लगता है आपको बहुत फोटोग्राफर बन जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि आप स्टार्टिंग में बेबी स्टेप्स लो, छोटी छोटी चीजें सीखो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कॉस्टली आप सामान ले लोगे तो फिर वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है आपको। फोटोग्राफी कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसे कि थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री आप ले लो, थोड़ी सी फिजिक्स ले लो, बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक बेसिक। और थोड़ा सी आपकी इसमें मैथ्स लगती है कि हाँ, ये अगर आईएसओ 100 है तो मेरा शटर कितना होना चाहिए, मेरा पर्चे कितना होना चाहिए, कि अगर मैं बहुत खोल दिया तो ज्यादा हो जाएगा या लाइट बहुत कम हो जाएगी। बस धीरे 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 कॉम्बिनेशन बनाते रहे। जैसे तो ये ताला, अब एक एक जो अलमारी होती है उसमें एक लॉक लगा होता है जी। 3 लॉक समझ लीजिए, एक आईएसओ, एक शटर, एक अपर्चर। आप उन तीनों लॉक का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे चेंज करते रहिए, और आप देखिए, और हर बार आप फोटो खींचेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी है, जी। इन डेप्थ। और आपको प्रैक्टिस करना, जो उनको लगता है शॉर्टकट ले लें, क्विक करके मैं बन जाऊंगा, तो क्विक करके आप एक्चुअली जंप नहीं कर सकते। आर्ट नीड्स टाइम। राइट। इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट You have to give the time. have to give the time. ओके। There is no shortcut to it. और जैसे आपने कहा कि आपको डटे रहना है, टिके रहना है, गिव अप नहीं कर सकते हो आप किसी भी पॉइंट पे। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें सर, तो एक फोटोग्राफर एक एक छोटे छोटे शूट करने के लिए 3-3 महीने तक वेट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफर्स की जो हमारी जो एक कम्युनिटी है, जी। उसमें सबसे ज्यादा अगर पेशेंस होता है तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के पास, राइट। क्योंकि उतना टाइम बैठे रहना, वो खाली उनको ऐसा थोड़ा होता है कि वो जाते हैं जंगल में बैठे चलो फोटो मिल जाएगी। वो पूरे उस पर, जैसे कि अगर वो शेर को भी ट्रैक करते हैं, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं किस टाइम पे आएगा, कहाँ मिलता है, क्या क्या उसके एक्टिविटीज हैं, कौन सा सेफ एरिया है कि मैं जहाँ से बैठ के शूट कर सकता हूँ विदाउट बीइंग अटैक्ड। तो उनका भी ऐसा नहीं, उनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसा भी मैं देखती हूँ कि सीजन वाइज भी वो सारी चीजें कैप्चर करते हैं कि अभी बारिश का मौसम है तो ये अपने प्लेस को चेंज करेंगे, ये अपने प्लेस चेंज करेंगे। सो वो खाली फोटोग्राफी नहीं होती है, वो एक एक जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, जैसे हम सबको नेचर से प्यार है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बट हालांकि अपने स्केड्यूल की वजह से अभी तक मैं वो शौक इन डेप्थ पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं हालांकि जरूर करूंगा इन फ्यूचर। सो ये जो प्लानिंग होती है ना उसकी, वो बहुत अलग होती है हमारे इस फोटोग्राफी के जो जनरल कमर्शियल वाली फोटोग्राफी की है। तो वो दैट फोटोग्राफी टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, और वो बिल्कुल भी आसान, मतलब उसमें तो आपका हर तरह से आपका टेस्ट होता तो इन फ्यूचर आप करना चाहोगे? है। मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, मैं सिर्फ शौक के लिए अपने लिए करना चाहूंगा, बिकॉज वो मुझे खुद नेचर से, मुझे जानवरों से बेइंतहा मोहब्बत है। ओके। तो मैं भी एक बार अपना जिंदगी के कुछ बात, थोड़ा रिटायरमेंट जब भी कभी देने की सोचूंगा, उसके बाद मैं यही करूंगा, एक स्कूल खोलूंगा बच्चों के लिए, और शायद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो बच्चों के लिए स्कूल खोलोगे तो आप मतलब क्या पढ़ाओगे उसमें? आई वांट टू सी, वहां पे मैं फोटोग्राफी ही सिखाऊंगा, जहाँ पे खाली कैमरे की सेटिंग्स ये ही नहीं पढ़ाया जाएगा। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो होता है वही एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। जी। जो आप दिल से या दिमाग से बहुत ही मजबूत रहना पड़ता है, अपने एक शूट को एक एज ए लीडर कैसे आप परस्यू करें, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी हर जगह चाहिए होती है, हमारी फील्ड में चाहिए।
जैसा आपने कहा अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, जी। तो उसमें आप किस टाइप के पिक्चर्स कैप्चर करना सिखाओगे? मैं बच्चों को एग्जैक्टली सो उनके लिए होता है कि इंटरेस्ट सो दुनिया को आप कैसे देखते हैं ये फर्क पड़ता है नजरिया जैसा आपने कहा ना मेरे इंट्रोडक्शन में मैं एक्चुअली में बहुत अलग तरह से दुनिया को देखता हूँ थोड़ा बताए इसके बारे आई लव शूटिंग किड्स वेरी तो कई फोटोग्राफर्स कहते नहीं आप बच्चों के साथ शूट करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन मेरे लिए मुझे बच्चे ही बहुत पसंद है तो मैं उनके साथ पूरे सेट पर खेल रहा होता हूँ और मैं उनके साथ मैंने शूट करके सीखा कि जब कोई ऐसी एंटिटी एक जिस पे आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आपने उनको ज्यादा कुछ कहा या सुना तो रोने लगेंगे आपके साथ काम नहीं करेंगे में। राइट। तो आप कैसे उनके साथ शूट करोगे तो आई बिकम फ्रेंड्स विद देम और बहुत सारे बच्चे हैं मेरे वो हम सब एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं उनको बड़ा भी होते देख रहा हूँ एंड मोस्टली दे आर फीमेल्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं नामिया हुई बहुत सारे बच्चे हैं सो दे स्टिल लव मी अ लॉट मेरे बर्थडे वेली वो स्टोरीज भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे जी। वो इसीलिए और उनके सारे शूट जितने भी करें वो सब मतलब अबव एंड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस गए इवन द क्लाइंट एज वेल सो उनके साथ हमने ये सीखा कि आप बच्चों को आपके जो पसंद है ना तो आप इस तरह से उनका चैलेंज ओवरकम कर सकते हो बच्चों के साथ कैसे डील करना है ये बहुत मैंने और बेहतर तरीके से सीखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ कि अलग अलग एंटिटीज को भी शूट करना कितना इम्पोर्टेंट है तो जैसे हम लोग सक्सेस और फेलियर की बात भी कर रहे थे सर जी और आपने कहा कि बहुत सारी चीजें आपने देखी अपनी फेलियर से सीखी तो अब फेलियर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा है क्या कोई पुरानी बात अब भी चुभती है आपको? पुरानी बात ऐसी कोई खास चुभती नहीं है क्योंकि पहले फेलियर बड़े बुरे लगते थे ऑनेस्टली पहले फेलियर ही चुभते थे ओके। तो हर किसी को सक्सेसफुल होना है बट Right. नोबडी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सक्सेस का रास्ता फेलियर के दरवाजे से के होके ही जाएगा टोटली एग्री। तो आपको तो वो दरवाजा क्रॉस करना ही पड़ेगा बिना फेलियर क्रॉस करे आप सक्सेस और जब भी आप फेल हो तो आप इससे निराश ना हो उसे चाहिए कि मैं कहाँ गलत हुआ और ये दोबारा नहीं करना है एक बार अपने अपने गलती रेक्टिफाई कर लिया और अगली बार वही रिपीट नहीं करी तो फिर आपको वो फेलियर आपको बेस्ट टीचर लगेगा राइट क्योंकि अगर हर चीज एक बार में मिल जाती तो कुछ की वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं होती। राइट। जैसे आपने कहा कि अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हो तो आप सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि आपने कौन कौन से मिस्टेक किए और उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोग क्या करते हैं ना मायूस होकर बैठ जाते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ ले आप उसको एज अ चैलेंज ले सकते हो अपनी लाइफ में। आजकल कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है लोग बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं तो आप न्यू क्रिएटर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगता है वो कर रहे हैं या कुछ मिसिंग है? गलती तो सिर्फ एक ही है कि हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी कंटेंट बना रहे हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है हम उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं हम क्या मैसेज दे रहे हैं आप अपने आप को किस तरह का इंसान प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे कंटेंट बनाएंगे साफ सुथरा बढ़िया इंफॉर्मेटिव कंटेंट फनी भी हो बट हर चीज के दायरे बहुत जरूरी है राइट। लोग यहाँ दायरों के बाहर चले फनी का मतलब डार्क जोक्स हो गए आज के टाइम में। डार्क जोक्स हो गए विच इज नॉट गुड हमारी संस्कृति नहीं हमारे क्या मतलब आप दुनिया में किसी भी कंट्री ले लो हम खाली इंडिया ही क्यों बात करें हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो बात ये है कि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वहां देखिए जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं उनको बाकायदा इज्जत मिल रही है इंटरनेशनल बहुत सारे आप पॉडकास्टर्स ले लीजिए कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं पीटर मैकॉर्नन को फॉलो करता हूँ बहुत अच्छा कंटेंट बनाता हूँ मेरी फोटोग्राफी को बहुत बड़ा अर्ली स्टेज में क्रेडिट तो मैं उनको भी दूंगा क्योंकि पीटर मैकॉर्नन को देख देख के मैं सीखता था कि भाई वो कनाडा में रहते हैं बेहतरीन फोटोग्राफर और डीओपी उनको देख के मैंने बहुत सीखा है तो बहुत कहते नहीं है केयरफुल कंटेंट क्रिएटर है बड़े अच्छी तरह से चीजों को सिखाते हैं बड़ा ही अलग तरीके से नजरिया दिखाते हैं फोटोग्राफी का और बात करते हैं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से बात भी करते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव रहती होगी उनकी। यंगस्टर्स के लिए सिर्फ यही है कि आप लोग प्लीज वो सब चीजें मत फॉलो करें जो आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के या फिर कंफर्टेबली अपने आप फ्यूचर में कभी जिनके साथ काम करना चाहेंगे ना उनको बैठ के दिखाएं क्योंकि गाली गलौज तो एक छोटी चीज हो गई लोग इसके भी बियॉन्ड जाते राइट। गाली गलौज तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। एग्जैक्टली वो थोड़ा भूल जाते हैं भटक जाते हैं और काफी हद तक मैंने अब देखा है कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा नहीं देखिए हर जगह जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी
सो हमारे हिंदुस्तान में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बुरे भी हैं। बुरा इसलिए क्योंकि उनको अपने वो कंटेंट से वो पॉपुलर हो जा रहे हैं। पॉपुलर रहता है उनके, मतलब वो ये नहीं समझते हैं कि जब दुनिया आपको कंटेंट पे आपके डालने के बाद आपको बुरा भला और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, Right. तो आपको रुक जाना चाहिए। तो लोग ऑब्जेक्ट करें, बट कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उनके लिए मनी मैटर करता है। तो एक टाइम के बाद वो डिप्रेशन और इन सब चीजों के शिकार हो जाते हैं। आप रिबेलियस एक सब सोसाइटी में रहते हैं ना, तो आपको सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जो आप खुद के साथ नहीं चाहोगे कभी हो, तो आप वो दूसरे के साथ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप जब कंटेंट बना के डाल रहे हैं, इसी कैमरे पे स्क्रीन पे जो इंटरनेट पे चीजें, वो हमें जिम्मेदारी है। राइट। हम क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर लोगों ने इसकी वैल्यू समझ ली तो शायद हमारे कंटेंट क्रिएशन और ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और जिससे इंसान, मतलब हमारे देश की बात करें तो ज्यादा प्रोग्रेस होगा। आपने बहुत गहरी बात कही सर कि अगर इंसान इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम क्या कंटेंट डाल रहे हैं तो बहुत कुछ में सुधार लाया जा सकता है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, मोस्टली मैं बोलूँ 12 से 14 साल के बच्चे की अगर बात करूँ, तो आप फोन चलाने से आप रोक नहीं सकते हो। तो वो फोन यूज कर रहे, तो उनको क्या परोसा जा रहा है, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग प्रॉपर्टी विरासत में देने की बात करते रहे, डिजिटल मीडिया में विरासत में उन्हें क्या देकर जा रहे हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर कोई 35 ईयर्स का फादर है, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी भी गलत वीडियो को देख के खुश हो, लेकिन वो खुद उस वीडियो को शेयर्स कर रहा, लाइक कर रहा, कमेंट कर रहा, तो कहीं ना कहीं प्रमोट आप कर रहे हो, तो वो घूम के कभी ना कभी आपके बच्चे तक पहुंचेगा ही। बिल्कुल पहुंचे। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कौवों को मोती खिलाना अब बंद करें। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो आजकल के बच्चे पैदा होते हैं, दे आर द रिच जनरेशन। पैदा होते उनके सामने फोन होता है, आईपैड होता है, सारी फैसिलिटीज, ऑल दी हाईटेक गैजेट कुछ कैन Right. थिंक ऑफ इज देयर फॉर देम। और आजकल एजुकेशन भी सारा उसी पे हो गया है। प्रोग्रेस है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे तो शायद हमको ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में सीखना पड़ रहा है। मुझे ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में आके शायद मोबाइल फोन मिला था। ओके। बट वो बात नहीं है। डिपेंड करता है कि एक फैमिली में अगर आप अपने बच्चे का कंटेंट इनटेक क्या होगा, ये आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। जी। बात करना जरूरी है। मैं फादर की मैं सबसे अच्छी बात ये कहूंगा, डॉक्टर थे, उन्होंने पुश नहीं किया कि आप भी वो करो। ही ऑलवेज यूज्ड टू टॉक टू मी। आज ही वो बात करते हैं, मैं उनके साथ बैठ के बहुत सारे डिस्कशन एज अ फ्रेंड, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा ऐसा है, ये करो ये ना करो। मैंने आज भी अपने करियर की बहुत सारी चीजें जो है मैं अपने माँ बाप की सिखाई हुई हैं, वो मैंने फॉलो करी है। मेरे जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि शब्दों का इस्तेमाल बहुत जरूरी, मेरी अपनी माँ से सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाई थी अगर एक अच्छा लीडर वही होता है जो बिना हथियार उठाए अपनी जुबान से ही जंग जीत ले। फैमिली में लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। आप माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यंग इनको आप बताएं कि बेटा क्या सही है क्या गलत। ये इतनी देर देखोगे तो उससे नुकसान होगा। या तो आप सही सिखा दो या खुद ब खुद कुछ गलत सीख लेगा। या किसी पिकअप करने में कितने देर लेते हैं, गलत चीज तो बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते ही हैं। राइट। तो इसीलिए मैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे स्कूल में क्या सिखाएंगे, मैं भी अपने स्कूल में यही सिखाऊंगा जी। कि एवरीथिंग इज नॉट ऑन स्क्रीन। कैमरा हम बहुत बाद में छुएंगे, पहले लेट्स स्टार्ट द फोटोग्राफी फ्रॉम हियर, व्हाट द फोटोग्राफर इज हियर, लेट्स ब्रिंग दैट थिंग आउट, लेट्स स्टार्ट ड्राइंग इट। पेन और पेपर से ड्रॉ करते हैं, फोटो ड्रॉ करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं कैसे कैसे होगा। जब वो बच्चे ड्रॉ करने लगेंगे चीजें कहेंगे। पहले पेंटिंग्स थे 90 मैं एक पेपर से फोटोग्राफी किताब है अर्ली 90s में तब एक कैमरा का इजाद हुआ था। तब पेपर से एक केमिकली रिकॉर्डेड इमेज आने लगी थी जिसे हम फोटो कहते हैं। ये उसके बाद धीरे धीरे पेंटिंग खत्म हो गई। नो। तो पेंटिंग क्या होती थी, जो इंसान के दिमाग की तस्वीर होती थी यही तो उतारता। राइट। फोटोग्राफी क्या है, आज भी वही है, बस पेंट और ब्रश की जगह में हाथ में एक बॉक्स आ गया है जिससे हम इमिडिएट वो चीज निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकालने के लिए आपको सोचना भी तो पड़ता है, वो सोच जो है वो सब यहाँ है। बिल्कुल। Your entire photography, your entire creativity, the way you see the world,
आप लाइट का मूवमेंट देखते हैं, किस लाइट में कौन सी चीज कैसे लगती है, किस फ्रेम में कितना डेप्थ ऑफ फील्ड है, क्या फॉलो लाइंस हैं, कैसे मैं उस चीज में इंटर, ये सब आपके यहाँ होता है दिमाग में। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पॉजिटिव भी सोचना होता है, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। अगर मैं एक ही तुम लिखो और ड्रॉ बनाओ, खूब सारे स्केचेस बनाओ अपने शूट के, फिर आपको सब क्लियर होगा। तब आप जब कभी सेट पे जाओगे ना, आपके पास आपके ड्राइंग्स होंगे, अच्छा हाँ ये भी ऐसे हुआ। आई एम श्योर कि आपके जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना बहुत बेहतरीन इंसान होंगे, उसके साथ साथ एक बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर भी होंगे। जी, एक हमारी फोटोग्राफर है, उनका नाम है कतरीना पोकोवा। शी इज अ रशियन। तो अब वो मेरे ख्याल शंघाई में है और वहाँ पर एज अ फैशन फोटोग्राफर काम कर रहे ओके। एंड सर थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का मैं चाहूंगी कि आप इसमें ऐड ऑन करो, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। हैं। 2014-15 की बात है, तब एक मूवी आई थी तनु वर्स मनु रिटर्न्स। तनु वर्स मनु बस तनु वेट्स मनु रिटर्न्स। ओके। उसमें था सादे गली बुल के है। तो वो मैंने उसमें जो सिंगर है सोच पाजी, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, उनके साथ मैंने फोटो शूट दो चार किए थे उनके, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। ही सेड लाइक जोएब, आई वांट यू टू डायरेक्ट दैट वीडियो शो। तो डायरेक्टर आनंद राय हैं, वो उस वक्त बिजी थे, तो सीनी का रिकॉर्डिंग मतलब रिलीज के 10-12 दिन पहले कि हमने वो गाना शूट किया था। तो मैंने उनके लिए पैच वर्क किया था। तो आनंद सर से शायद बात हुई थी, आप शूट करा लो एंड वी कैन पुट इन द सॉन्ग, और अपने गाइडलाइंस दी थी। सो बस ऊपर वाले के रहमो करम से वो थैंक्स टू सुरपा जी एज वेल, उन्होंने उनकी वजह से मुझे वो गाना मिला। फिर मैंने वो गाना किया, वो गाना हिट भी हुआ, सुपर हिट, एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट। तो हम लोगों ने चांदनी चौक में शूट किया था। उस टाइम पे एक गली थी जिसमें मैं शूट कर रहा था, 3-4 गली छोड़ के बजरंगी भाईजान भी उसी टाइम पे शूट हो रही थी। सो उस वक्त सेम टाइम बजरंगी, मतलब वो तो उनका तो बहुत लंबा स्केड्यूल था, हमारा तो एक दिन का स्केड्यूल था, उनका तो बहुत। तो एक दिन में ही सारा गाना शूट हुआ। एक दिन में सारा गाना शूट हुआ था। तब इतना थोड़ा बजट विलेज का चीजें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती थी, उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा 7-10-11 घंटे लगे थे हमको, हमने पूरा गाना शूट कर लिया। तो कभी सड्डी गली भूल के भी आया करो, मुझे लगता है कि हम सब ने उस गाने में बहुत डांस किया है। जी, पार्ट 2 वाला। हाँ, बहुत डांस किया है। तो आज हमारे साथ ऐसे इंसान मौजूद है जिन्होंने उसकी वीडियो को, उस गाने को शूट करा है। तो वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, उनके साथ शूट करा। सोच पाजी इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। तो हम लोगों ने चांदनी चौक में शूट किया था, एक गली के अंदर, वो पूरा हम लोगों ने बारात निकाली थी, बैंड बाजा और था, और वही वाला सीक्वेंस था। तो थैंक्स टू वहाँ के आले मोहम्मद, जो वहाँ पे इस करंट एमएलए हैं चांदनी चौक के। सो उन्होंने हमें परमिशन दिलाने में बहुत हेल्प करी थी। तो चांदनी चौक तो बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो क्या डिफिकल्टीज क्या आई थी? ये पूछे क्या नहीं है जी, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ एक बार, तो काफी पतली पतली गलियां हैं वहाँ पे। जनरली वहाँ पे चीजें पहुंचाना, जनरेटर्स हुए, कैमरास हुए, वो लोकेशन हुई, देन टेम्परेचर, वो काफी गर्मी का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है। जो मेरे अच्छी चीज जो पूछे, मेरे सारे दोस्त जी। तो उस शूट में मेरे सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत दोस्त आए थे, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो सबने हाथ जोड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, क्राउड कंट्रोल करने की। उसमें जी। लड़के लड़कियां सब थे, क्योंकि हमारे दोस्त का शूट चल रहा है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने पूरी चांदनी चौक की गली पर रोक लिया था, मेरे दोस्तों ने आने नहीं दिया था। देखो लाइक, तो यही था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिंदगी में। तो तनिष्क सूद उनमें से एक है, जो सब हाथ एक दूसरे का पकड़ के, सानिया कुमार, सफल चौधरी, सब मेरे दोस्त थे, इन लोगों ने बहुत मदद की थी। ये लोग सब खड़े रहे थे मेरे शूट पे। और अभी किसी की एंट्री नहीं होने दूंगा मैं, मेरे दोस्त का मेरे दोस्त का शूट चल रहा है, हम लोग किसी कंट्री में हुए। तो या सो दैट वाज अ गुड टाइम। सर अगर लाइटिंग टोन की बात करूँ तो अभी आजकल कुछ सीरीज भी ऐसे आते हैं, वेब सीरीज के थोड़े डार्क थीम पे बेस्ड होते हैं, और आजकल थोड़ा बैकग्राउंड में ब्लर सा भी चल रहा है। तो जो न्यू क्रिएटर्स है उनको मतलब लाइट के बारे में क्या ध्यान रखनी चाहिए? लाइटिंग बेसिकली वो तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का मूड है। जैसे कि कभी बेडरूम का सीन अप है, तो उसमें लो लाइट में शूट होता है। टेक्निकली लाइट एक कोई भी सेट को लुमिनेट करने के, अगर हम कोई सिनेमा कैमरा से शूट कर रहे हैं, तो पहले तो ये समझिए लाइट तो बहुत ज्यादा लगने वाली, बहुत लाइट लगती है, और हाई पावर लाइट। अगर डार्क थीम पे भी बेस है तो भी लाइट्स लगती है, लाइट्स भर भर के लगती हैं। उसके बाद उनके मॉडिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत हेवी लाइट है, मुझे एक सिर्फ लाइट चाहिए कप पे, तो कप शूट करने का, बाकी फिर पीछे एक पेयर है, फिर उस पर भी एक स्पॉट चाहिए। और मेरा कैमरा जो है वो तभी परफॉर्म कर पाएगा सिनेमा का, जब उससे प्रॉपर लाइटिंग वो मिल रही होगी।
कि हाँ भाई इतनी प्रॉपर कप पे लाइटिंग आ रही है, तब जाके वो उसे प्रोसेस कर पाएगा। इसी तरीके से लाइटिंग लगती है, लाइटिंग का मॉडिफिकेशन जो होता है वो गेम होता है कि आपको कहीं ब्राइट चाहिए तो कहीं डार्क चाहिए तो कहीं इवनिंग टोन चाहिए, कूल टोन चाहिए। तो ये अलग अलग टोन्स होते हैं अलग अलग मूड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिनेमा कैमरा जनरली यही है कि अगर आप इंडोर शूट करें तो आउटडोर भी, मगर लाइटिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो फिर भी मैनेजेबल है, तब तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आप डे लाइट में नेचुरल सनलाइट में शूट कर रहे हैं यू कैन गो फॉर इट, बट व्हेन यू आर एक्चुअली शूटिंग ऑन सेट्स, lights and modifiers and the gaffers are required as per the scene. तो बेसिकली लाइट्स पूरे होते होंगे, जिस पे फोकस करना होगा वहां पे फोकस लाइट लगा। पूरा एक सेट इल्यूमिनेट किया जाता है पर्टिकुलर मूड के हिसाब से। आप जो छत पे भी देख रहे हो तो वहां भी लाइट लगी होती, तभी तो आपको उसको इतना डिफ्यूज होके आ रही होती है कि आपको इवनिंग टोन ही होगा, लेकिन जो स्टोरी की डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो में हमारे बोलते हैं ना, कैमरा जो है ना, उस हमारा विजन है ये यहाँ होता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें टेक्निकल रूल्स को फॉलो करना ब्रेन पावर मैं आपका कहूँ आपका तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। सो हमें रूल्स फॉलो करेंगे, जो इस कैमरे की जो रिक्वायरमेंट है लाइटिंग वो हमें पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होता है। आजकल जैसे कि बहुत लोग अपने घर पे स्टूडियो बना रहे हैं या अपना स्टूडियो कहीं भी सेटअप कर रहे हैं, तो उन्हें लाइट्स की सबसे ज्यादा इश्यू होती है। कोई अम्ब्रेला लाइट ट्राई करता है, कोई अलग अलग तरह की लाइट्स लगाता है, तो आप कुछ टिप्स उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल, सी लाइटिंग के लिए आज के टाइम पे मार्केट में थैंकफुली बहुत सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं, और उनके साथ साथ उनकी यूजेज भी दिखाया गया है कि अब जैसे कि आप घर का DIY आय की बात करें, घर पे खुद को लाइट बनाना चाहते हैं, आपके पास भी एक सपोज करिए बुडॉक्स की SL100 भी है, SL100 है, तो वो एक 100 वाट की लाइट है। 100 वाट की लाइट कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बर्न ना हो, फेस लाइटिंग में भी प्रॉपर आए। ये अगेन आपके कैमरे की सेटिंग्स जो मैं आपको बताया था कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लाइट लेंस से अपर्चर में कितनी आनी चाहिए, ISO का कंट्रोल एंड शटर का कंट्रोल, ये 3 बेसिक चीज होता है। डिफरेंस की इन चीजों कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। दूसरा, फिर लाइट कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सॉफ्ट करने के लिए डिफ्यूजर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफ्यूजर भी नहीं, आप पेपर लगा सकते हैं, बटर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हमारे सेट पे बड़े बटर पेपर इस्तेमाल होते हैं। तो लाइट्स के पर बटर पेपर लगा दो। आगे सी लाइट को डिफ्यूज करने के लिए आपको उससे भी ज्यादा डेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स ऑफ बल्ब ही आपको डिफ्यूज करना, तो आप उसके आगे भले A4 पेपर भी लगा दोगे तो वो जो हार्शनेस है ना वो खत्म हो जाएगी, सॉफ्टनेस में आ जाएगी। वो सॉफ्टनेस एक और लगा देंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगी, एक और आप प्लेस कर देंगे। तो ये बेसिक फिजिक्स है। आप इनको ध्यान रखें कि लाइट को एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। लाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक जी। एक अरसा गुजर गया लाइटिंग को समझने में, और आज तक मैं समझ रहा हूँ ऑनेस्टली लाइटिंग इज नॉट एन इजी टास्क। लाइट सबसे, मैंने आपको ना, सबसे अच्छी शुरुआत जो आप कर सकते हैं वो आप सनलाइट से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप घर में अगर आप यूज कर सकते हैं तो छोटी लाइट्स लें, और उनसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको पोर्ट्रेट खींचनी है, पोर्ट्रेट शॉट लेना है, तो पोर्ट्रेट लाइटिंग के लिए बहुत अलग अलग तरह की लाइटिंग होती है। स्प्लिट लाइटिंग होती है, देन देयर इज अ रेम्ब्रांड, यहाँ पे आपके ट्रायंगल बनता है, लेफ्ट चीक पे राइट चीक से लाइट आ रही होती है। अब वो लाइट डिफ्यूज करनी है तो चलो मैंने उसके आगे फ्लेक्सी लगा दी। फ्लेक्सी जनरली 1000-1200 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है, आप वो यूज करके वो भी लगा सकते हैं। लाइट सॉफ्ट होती जाती है। आप थैंक्स टू ChatGPT आज के लोगों के मैं यही बताऊंगा, AI का जरूर से इस्तेमाल करें, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। राइट। तो आप जो दिमाग में है, जैसे मन से आप एक दोस्त की तरह बात करें, मतलब ऐसी बात करता, और बताओ क्या हाल है, और मुझे ये यहाँ परेशानी आ रही, प्लीज आप मुझे इस चीज का सोल्यूशन दो, आपको देते ही। सो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 4 तरह के डिफ्यूजर्स के बारे में बताएगा भी। देखिए, एक कांस्टेंट रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। मैं आपको बता भी दूं कि ये सेटिंग होगी कैमरे की, ये रही लाइट, उसको इतने पे सेट करना, और फोटो खींचते हो तब भी नहीं, मैं आपको ये भी बता, वो तब भी रिजल्ट है, तब भी कुछ ना कुछ करने रहती। आपको वहाँ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। एक्जैक्टली, हर एक लोकेशन, एक स्पॉट, पीछे कौन सा कलर है, कि मैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रे स्क्रीन पे आप शूट कर रहे हैं, आप कुछ मेटली शार्प चीजें नहीं पहन सकते, उस पर रिफ्लेक्शन आ गया तो कट जाएगा। फेस पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं आपको, अगर आपके लाइटिंग का प्लेसमेंट एग्जैक्टली वैसे नहीं हुआ जहां उसे होना चाहिए, 45 नहीं हुआ तो 45 डिग्री वाला शॉट नहीं आएगा, लाइट वैसे नहीं आएगी, लाइट चेंज। 45 डिग्री एंगल क्या है सर? 45 डिग्री एंगल, सो बेसिकली लाइट को आप टिल्ट करके 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं हाँ। फेस पे, या तो आप साइड में रखोगे बिल्कुल स्प्लिट के लिए। अगर आपको लूप चाहिए तो आप 45, आप अपने फेस के 45 डिग्री एंगल पे रखोगे, आप उसका माउंट टॉप डाउन कैसे आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सो इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे आप रखते हैं लाइटिंग का। हाइट के ऊपर भी होता है, सब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से भी सपोज एडजस्ट किया दैट के कोई बैक का भी शूट कर रहा है तो कितनी डिग्री एंगल पे होना चाहिए? अगेन फिर वही है कि 45 के आप उसे प्लेस कर सकते हैं, एक लाइट नहीं, एक 45 पे प्लेस करेंगे तो एक 90 पे टॉप से प्लेस करेंगे ताकि आपको आपका हेडलाइन सही से हो। फिर एक बैक पे जलाएंगे ताकि आपके, अब वो किस एंगल पे होनी चाहिए वो टोटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ओके। कि बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे लगानी है या टॉप पे देनी है, कैसे मुझे नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप 5 बेसिक टिप्स आप न्यू क्रिएटर्स को दें, एकदम बेसिक जो 5 टिप्स होते हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए। Know your camera very well. Plan your shoots especially for photographers. Please leak your mood board and follow them like religiously. It's very important. और कॉस्ट इफेक्टिव शूट शुरू में करें, बहुत पैसा खर्च करने के ना सोचें, क्योंकि बहुत पैसा खर्च करने इसका मतलब ये नहीं कि आपका शूट अच्छा हो जाएगा। प्लीज कंट्रोल योर बजट्स, क्योंकि अगर आप किसी शूट पे बहुत ज्यादा पैसा लगाए तो रिजल्ट नहीं आता है, देन डिमोटिवेशन एंड का शिकार लोग हो रहते हैं कि नहीं यार मैंने तो पैसा लगा लिया, मुझे कर्जा हो गया, मैं कैसे पूरा करूंगा और मुझे लॉस हो गया। सो प्लीज लॉसेस से बचें। जरूरी नहीं है हर इक्विपमेंट आप खरीद लें, आप रेंट भी कर सकते हैं। रेंट एंड शूट मीडिया जैसी कंपनीज हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, प्लीज उनसे जाके आप कांटेक्ट करें, वो आपको रेंटल इक्विपमेंट देंगे। और साथ में एक कैमरा असिस्टेंट भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा कैमरा सेटअप करने में। आपको यहाँ तक की अवेलेबिलिटी होती है कि वो आपके लिए लाइटिंग सेटअप भी करने के लिए भी आपको असिस्टेंट मिल जाते हैं। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। सब खुद करने की मत सोचो, यू कैनॉट डू एवरीथिंग ऑन योर एंड, एवरीथिंग आप कर लो, नॉट पॉसिबल। मुझे ये रेंट वाला आपका काफी अच्छा लगा आइडिया कि आप पहले रेंट पे लेके आप चेक कर लो, असिस्टेंट भी वो आपको दे देंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा इक्विपमेंट्स लेना है, तो उस हिसाब से आप मार्केट से बाय कर सकते हो और लॉस से बच सकते हो। सर जैसे कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लखनऊ की कुछ स्पेशलिटी आप बताओ। लखनऊ की खासियत ये है कि लखनऊ अपने लोगों की वजह से, वहाँ पे जो कल्चर है, चाहे दोस्ती के मायने हमने वहाँ सीखे जी, गुरु चेले का मायना वहाँ सीखा, लोगों को मैंने अच्छा खाना जी, खाने के शौकीन मालिक, वहाँ शौकीन लोग हैं वहाँ पे लोग। अब तो थोड़ा वक्त बदल गया है, लेकिन लखनऊ जब मैं पैदा हुआ तब से लेके अब तक मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोग मिलनसार बहुत जी, लोग एक दूसरे का ख्याल करना बहुत जानते। तो वही मेरी पर्सनालिटी में वहीं से आया। हर एक दूसरे लोग आपके एटलीस्ट रुक के बात सुनेंगे जी, वो लोग एक दूसरे को वक्त देना पसंद करते हैं। शाम को का जनरली लखनऊ के आप किसी भी ग्रुप की बात कर लें, मतलब सर्कल की बात बता रहा हूँ, किसी भी एरिया की, वहां का एक असूल है कि हर दोस्त शाम को अपने घर जाने से पहले, अपने काम खत्म करने के बाद पहले अपने दोस्तों से मिलता है जी, उनके साथ थोड़ा चिल करता है, और उसके बाद घर जाके खाना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ फिर जाके वो सोते। क्योंकि दोस्तों का मिलना बहुत अनमाइंडिंग वाला सीन जो होता है, कहते हैं ना कि शाम लोग यहाँ पे तो चलो खैर मौके ढूंढते हैं कहाँ कभी किसी से हुई, लेकिन लखनऊ का एक असूल है कि आप घर तब तक नहीं जाएंगे अब तक अपने एक आधा दोस्तों से रिफ्रेशमेंट जरूरी है, लाइफ में सुकून जरूरी है, बहुत जरूरी, जो कि शायद मेट्रो सिटीज में मिसिंग हो गया है आज के टाइम में। लखनऊ में वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हम लोग की जिंदगी तो ऐसी गुजरती थी, शाम को हजरतगंज, फिर चौक चले गए खाना खाने, क्या बात। और जितने भी आप दुकानदार भी कह लें वहाँ के, जितने बड़े बड़े फेमस दुकानदार टुन्ने कबाबी वहीं से हैं, वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। मतलब आप जब जाएंगे ना तो वहां पे आपको ऐसा एक ट्रीटमेंट मिलता है, वो आप आए नहीं, अगर 2 दिन आप नहीं जाओगे तीसरे आपको खुद पूछेंगे भाई आप सब खैरियत, तब आए नहीं यहाँ फिर क्या बात है। सबसे बड़ी बात, लखनऊ का इंसान अपनी शान और अपनी आन का, मतलब आप कहते नहीं है, दिलो जान से उस चीज की हिफाजत करता है, अपनी भी और दूसरों की। क्या बात है सर। तो वही चीज मुझे लखनऊ की सबसे अच्छी लगती है।
एंड सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने फेवरेट राइटर का नाम बताएं। मेरे फेवरेट राइटर जो हैं, बेसिकली माइथोलॉजिकल बुक ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही रिच है कल्चर में। अ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे फेवरेट जो राइटर हैं वो है वाल्मीकि जी। क्योंकि क्या बात है सर, रामायण जब मैंने पढ़ना शुरू करी, क्योंकि आपने रामायण पढ़ी है? जी मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैं महाभारत भी पढ़ रहा हूँ। और ये कोई इसका कोई रिलीजन से, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, नथिंग टू डू विद रिलीजन। द स्टोरी टेलिंग जो उसमें है ना, उससे खूबसूरत स्टोरी टेलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। जी मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से उसे बताया गया है, चीजें समझाई गई हैं, चीजें बताई गई हैं, एग्जिस्टेंस, अच्छाई और बुराई का डिफरेंस बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। जिंदगी के हार्ड फैसले जो होते हैं, कभी कभी आप ऐसे मकाम पे आ जाते हो जहाँ पे आपको फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि या तो आप धर्म का पालन करें, या तो फिर आप अपने परिवार का चीजों का पालन करें। तो वहां पे कहीं ना कहीं कुर्बानी का असली मतलब समझ में आता है। एक इंसान लालच में क्या क्या कर गया, और एक इंसान ने बिना लालच के पूरा पूरा अपना पूरा किंगडम ही सैक्रिफाइस कर। राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू लर्न। मैं बेसिकली फिल्म मेकर हूँ, मैं आगे भी बहुत अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ। मेरी यही है कि मैं जिंदगी में ऐसी कुछ फिल्में बनाऊं जिनके लोगों को समझ आए। और वो कब समझ आए? समझ तो तभी आएगा ना कि जब आपने कल्चर से रिलेटेड चीजें बनाओ, आप अच्छी जो हम चीज़ तो बचपन से। लोगों को परोसोगे। नहीं, बात अच्छी चीज परोसने की नहीं, बात उस चीज को परोसने की है जो लोग बचपन से देखते और सुनते हैं, राइट। जिसमें हमारा यकीन है, जो हमारे रूट्स हैं। जो हमारी रूट्स हैं, जो हमें समझ में आए। तो नथिंग टू अगेन डू विद रिलीजन, इज लाइक अबाउट द रिलेटेबिलिटी। राइट। आप कहाँ कहाँ रिलेट करते हो। हिंदुस्तान का मुसलमान की आप बात करें, रिलीजन के बारे में अगर बात करें, हम सब बड़े हुए हैं ये सब कहानियां ही तो देखते हुए। हमने स्कूल की किताबों में यही पढ़ा है। जी जी। हम तो ब्रिटिश में नहीं थे कि माँ क्वीन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अमेरिका में थे जो हम चर्चिल के बारे में पढ़ेंगे। वो सब तो चलो साइड रही है, लेकिन हमारी मेन एजुकेशन क्या थी? अपने बच्चों को तो कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। बिल्कुल। आप तो अपना कल्चर ही सीख के बड़े हुए हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना, प्यार भाईचारे से रहना। तो यूनिटी की सबसे अच्छी जो मिसाल है वो हिंदुस्तान ने एक नहीं कई बार दी है। मैं आज के पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन आम जनता, आप और हम सब अपने अंदर जानते हैं कि हाउ यूनाइटेड वी आर, हाउ मच वी लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। बिल्कुल। इसी चीज से रिलेटेड मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ। एंड सर, अगर आप किसी तस्वीर के लिए, किसी फोटोग्राफ के लिए याद किए जाए, तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसको फेस करना चाहोगे? अभी तक मैंने खींची ओह, वेटिंग है। रेटिंग है, तो कुछ तो माइंड में होगा सर, कुछ तो क्रिएशन होगा। माइंड में है, बिल्कुल है। एक ऐसा फैशन फोटोशूट है मेरे दिमाग में जो अभी तक मैं आप एग्जीक्यूट अभी रिवील करना चाहोगे या अभी तो नहीं, लेकिन वक्त आएगा। वो है, टेक्निकल चीज है थोड़ा। जी। और तस्वीर की बात करें कि कौन सी ऐसी मेमोरेबल तस्वीर, एक है जो मेरी मम्मी डैडी की खींची थी। जनरली वो फोटो कभी क्लिक करवाते नहीं, लेकिन वो एक मेमोरेबल फोटो जो दोनों एक दूसरे की तरह, बहुत दोनों के टेक्निकली कवर डीपी भी है, फोटोग्राफ भी है उनके अपने अपने फोन में, जी। व्हाट्सएप पे। सो वो मेरी मॉम डैड की फोटो है, और मेरे एक फादर की फोटो। जनरली वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग पिक्चर्स डन। तो ईद का वक्त था, तो कई साल पहले मैंने उनकी वो फोटो खींची, तो उससे ज्यादा खूबसूरत फोटो है मैंने आज तक नहीं खींची। क्या बात है सर। एक्चुअली मुझे लगता है कि हर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत पिक यही होती है। मैंने भी अपने मम्मी पापा की एक पिक संभाल के रखी है। वही, क्योंकि आपको फिर वो अब कैसे बताएं, उनका उन लोग को शब्दों में बयां करना मुश्किल, Emotions कम पड़ को जाते आप हैं। नहीं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। हम मुश्किल हो जाता है कभी। बिल्कुल सर। अगर आपके पास कैमरा नहीं होता, कोई फेम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, तो आज ज़ोएफान क्या होते? कैमरा नहीं होता, फ्रेम नहीं होता, ज़ोया खान शायद ज्यादा आजाद क्रिएटर होते, ओह। और ज्यादा। कोई बाउंडेशन है क्या? हाँ बिल्कुल होती हैं। बाउंडेशन क्यों नहीं होते? बाउंडेशन हर जगह होती है, अलग अलग तरह की होती है, कहीं कहीं की जिम्मेदारी होती है। काश जो आप बोल रही है ऐसा होता। किसी को दिखाने के, मैंने कभी भी कोई भी चीज किसी को दिखाने के लिए नहीं करी। तो तब शायद अगर मेरे पास ऐसा हो जाए तो मेरे पास और फ्रीडम मिल जाएगी, मैं जो करूंगा सिर्फ अपने लिए बनाऊंगा। जी, ज्यादा क्रिएटिव हो पाओगे आप। ज्यादा क्रिएटिव। आपका क्या होता है, आपकी जो तस्वीर होती है
वो आपका ही एक रिफ्लेक्शन होता है। जी। जो आपकी सोच है, आपके दिमाग की उपज है, जो जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं खाना किस सलीके से खाते हैं, तो जो सलीका होता है वो सलीका वो तस्वीर होती है, वही आपका प्रतिबिंब है, वही आपका जी। रिफ्लेक्शन होता है। तो देयर इज नथिंग टू इम्प्रेस, आई डोंट नेवर क्लिक टू इम्प्रेस। वो आता है लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं खुद इम्प्रेस हुई आपकी जो वीडियोस देख के मैं। थैंक यू, थैंक यू। तो ज़ोया जी, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और शायद हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारी बातें जानने को मिली होगी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात अगर मुझे कभी लगी तो कभी सड्डी गली भूल के भी आया करो, वो वाली मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करी, क्योंकि मेरे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं बहुत डांस करती थी उस पे। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने ही उस गाने को शूट करा मैं उनके साथ कभी बैठ के पॉडकास्ट शूट करूंगी। तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एंड व्यूअर्स, आज की आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।